हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, पर है नहीं। ठीक है, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुक में, बीकॉम फाइनल ईयर में और एमकॉम सेकेंड में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपने इसको स्कूल में क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में लगभग हर एक एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन देखा जाता है एंड स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बड़े मार्क्स में जैसे कि 6 मार्क्स, 8 मार्क्स या फिर 15 नंबर, ग्रेजुएशन की बात करें तो 15 नंबर में भी आता है और 10 नंबर में भी इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मस्त तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश के फ्लो को शो करेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो है ना, AS3 रिवाइज या फिर AS3 के हिसाब से सिंपल बोल सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, रिवाइज बहुत पहले हो चुका है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शो करेगा कैश के फ्लो को, फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो इन अ कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब बेसिकली 1 साल का किसी भी बिजनेस में कैश का कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। कंसर्न में यानी कि फर्म में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक है, इसका हिसाब किताब जो स्टेटमेंट में होगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो का मतलब तो समझ गए। ठीक है, फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना। ठीक है, पैसा जब आएगा तो प्लस करोगे इस स्टेटमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। इनफ्लो कब होगा? ठीक है, जब हमारे पास पैसा आएगा। यानी कब पैसा आएगा? जैसे हमने कोई सामान बेच दिया, मान लो मशीन बेच दिया तो पैसा आया तो प्लस करेंगे। ठीक है, हमने मान लो शेयर इशू करे। ठीक है, तो पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे। मान लो कोई डेटर था वो पेमेंट कर दिया अब हमें, तो पैसा आया। ठीक है, तो प्लस करेंगे। अब पैसा जाता कब है? ठीक है, जब हम मान लो कोई डिबेंचर इशू किया तो उसको रिडीम्शन करना है, अब वापस करना है पैसे, तो आउटफ्लो होगा। ठीक है, मशीनरी परचेस कर लिए तो पैसा जाएगा। ठीक है ना, हमने डिविडेंड पे करा तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, फ्लो में क्या है? इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, ऑफ कैश। तो अब कैश का मतलब क्या समझते हैं? देखो, कैश का यहाँ पर मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट समझ गए कि ये कैसे स्टेटमेंट। फ्लो समझ गए, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब कैश का क्या मतलब है? तो कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश में जो है वो बेसिकली दो तीन चीज़ें आ जाती है, जैसे कि बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कैश इन हैंड। ठीक है, जो हाथ में पैसा है। और कैश एट बैंक, जो बैंक में पड़ा है वो कैश में काउंट करा जाएगा। या फिर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसको भी अगर ऐसा है तो कैश में कंसीडर करा जाएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश के ही बराबर वाला ऐसा कोई चीज़। ठीक है, कैश के ही बराबर वाला, तो इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, बुक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे सकता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पाएंगे। ठीक है, जो विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, जो कि जो कैश की वैल्यू है उसका बिना कोई उसमें चेंज किए हो, उसको रिड्यूस किए बिना ये चेंज हो जाता है कैश में इजिली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। ठीक है, उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि जो बिजनेस में जितने भी सारी
चीज़ें हो रही है, ठीक है, एक साल के दौरान, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक साल के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, फिर एक साल के लिए, फिर एक साल के लिए, एक साल के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो हमने कैश के फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो है, ठीक है, फ्लो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज, कि जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो 3 एक्टिविटी से ही होगा, ठीक है। हमने जितने भी एक्टिविटी है उनको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है, 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया है, मतलब कि AS3 के हिसाब से, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। और दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये 3 जो मेजर एक्टिविटी हैं, इन्हीं मतलब टोटल कैश फ्लो को हमने 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया, कि ऑपरेटिंग से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, इन्वेस्टिंग से इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, और फाइनेंसिंग से, ठीक है। अब समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या चीज़ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस ऑपरेट करते हो, ठीक है, जो बिजनेस का मेन ऑपरेशंस का वर्क है, सेल करना, परचेस करना, सामान को मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है ना। तो इन बेसिकली जो मेन एक्टिविटी से कैश का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, उसको हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। बेसिकली इसमें ज़्यादा काम होता है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड इसमें काम होगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग की बात करें यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ, इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है, फिक्स एसेट, इसमें जितने भी फिक्स एसेट से रिलेटेड वर्क होंगे, फिक्स एसेट में पैसा, देखो इन्वेस्टिंग का क्या, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट किया जाता है पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो जब भी बिल्डिंग खरीदना हो गया तो पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, फिक्स एसेट में लग गया, मशीनरी खरीद लिए, प्लांट खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, अब इन चीज़ों को बेचना, बिल्डिंग को बेच दिए, मशीनरी बेच दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी और छोटे मोटे चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करा है, ठीक है, मान लो किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है पैसा 10 लाख रुपए, तो बस इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट आएगा तो इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और फाइनेंसिंग का बात कर लेते हैं हम, ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग में होता है पैसों का जुगाड़ लगाना, पैसों का जुगाड़ लगाना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए अपने पैसे कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये होता है ना, शेयर कैपिटल का पोर्शन को इसमें मोस्टली कंसिडर किया जाता है, शेयर कैपिटल के पोर्शन को, जिसमें शेयर का इशू करना, ठीक है, डिवेंचर का इशू करना, डिवेंचर का रिडम्पशन करना, बैंक लोन लेना, बैंक लोन का रीपेमेंट करना, ठीक है, बैंक से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस वीडियो ओनली वी आर गोइंग टू ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में इन्वेस्टिंग और देखो, अब जब हम कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग बनाएंगे, इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग, मतलब सीक्वेंस इस टाइप सा होगा। लेकिन हम लोग वीडियोस में समझेंगे सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, उसके बाद इन्वेस्टिंग को, और फिर ऑपरेटिंग को। बस समझना ही तो है, चाहे ऊपर से समझो या नीचे से समझो, बस समझ में आना चाहिए, ओके ना। देन चलिए तो शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम लोग तीनों एक्टिविटी समझ लेंगे तो पूरा डिटेल फॉर्मेट में आपको शो करूँगा, ठीक है। अभी बस समझने के लिए है, ठीक है। ये अमाउंट का 2 कॉलम होगा, ठीक है, और इधर पूरा पर्टिकुलर का कॉलम रहता है, ओके। तो फाइनेंसिंग का मतलब है पैसे का जुगाड़ लगाना, कि आप पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कब पेमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो पैसे को जुगाड़ लगाना, तो यहाँ से जब भी आप शेयर इशू करेंगे, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है। तो जब भी शेयर इशू होगा
ठीक है, या डिबेंचर इशू होगा, शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करेंगे पैसा आएगा। ठीक है, तो पैसा आएगा तो इसको प्लस करना है। ओके, इशू, उसके बाद आपने बैंक लोन लिया, बैंक लोन रेज्ड, ठीक है, बैंक लोन रेज्ड, तो उस केस में आप क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लेना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। ठीक है, बोरोविंग आप करेंगे या तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म, दोनों अगर है तो दोनों टर्म यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें जो होता है वो, अब ये इनफ्लो हो गया, ऐसे हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आउटफ्लो की बात करते हैं, तो वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप डिवेंचर का रिडीम करेंगे अगर, तो पैसे को देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को, तो उसमें पैसा कम होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर है, इशू करा है कभी और रिडम्पशन का डेट आ गया, ठीक है, तो आप रिडीम करेंगे, पैसे को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर अब बैंक लोन लिए होंगे तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे, इंटरेस्ट पेड, तो ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, पैसा जाएगा। ठीक है, और अगर शेयर है तो उस पर डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, तो जो डिविडेंड पे करेंगे उसको माइनस करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है, जो अमाउंट निकल के आएगा उसको फाइनल कॉलम में लिखेंगे और इसको बोलेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल सी चीज़ें है यार। अगर प्लस में पैसा आया, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल समझाते हैं, मान लेते हैं 1 लाख का शेयर इशू किए, बैंक लोन लिए 2 लाख का। ठीक है, तो टोटल 3 लाख पैसा आया। ठीक है, डिवेंचर का रिडम्पशन मान लो हुआ नहीं, प्रेफरेंस का रिडम्पशन हुआ नहीं, इंटरेस्ट पे किया मान लेते हैं 20,000 का, लेट सपोज 20,000 का इंटरेस्ट पे करते हैं और डिविडेंड पे करते हैं 10,000 का, लेट सपोज। ठीक है, तो 3 लाख में से ये 30,000 माइनस कर देंगे। 3 लाख में से 3 लाख पैसा आया, 1 लाख शेयर का और 2 लाख बैंक लोन का, उसमें से इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिए तो बचा 270। ठीक है, तो 270 जो अमाउंट आया है 2,70,000, ये प्लस में आ रहा है, तो लिखेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हुआ, लेकिन यही मान लो ये निगेटिव में आ जाता। ठीक है, मान लो 10-20 हज़ार निगेटिव में आ जाता, मतलब माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा होता है, अगर यह माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस आएगा तब, और माइनस आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, वीडियोस तो ज़्यादा लेंथी हुआ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यह हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग को भी यहाँ ही कवर कर दूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन्वेस्टिंग को मैं यहाँ पे ही कवर कर देता हूँ। ठीक है, जो दूसरा एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ। फाइनेंसिंग हमने समझ लिया। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग समझना कि इन्वेस्ट करना है पैसा। ठीक है, पैसा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन आएंगी। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे, अरे भाई साहब, उन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में जैसे कि परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप फिक्स एसेट खरीद लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें माइनस में लिखना होता है। ठीक है, अमाउंट को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, फिक्स एसेट या फिर, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट,
क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट हमने देखा था पहले ही, करेंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो कैश में आता है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अगर परचेस कर रहे हैं तो वो चीज़ें, ठीक है। और मान लो सेल कर दिए तो सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेच दिए, या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, तो बेच दिए तो पैसा आएगा, ऑब्वियसली पैसा आएगा। कोई सामान को बेचते हो तो पैसा आता है, खरीदते हो तो पैसा देते हो, पेमेंट करते हो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि अगर बिजनेस के अकाउंटेंट हैं तो बिजनेस अगर फिक्स एसेट परचेस करती है तो पैसा जाएगा, और बेचती है तो पैसा आएगा। तो यार क्या है यार, छोटे बच्चे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने कहीं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो वहाँ से जैसे कि आपने डिवेंचर मान लो इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी के, ठीक है, कहीं अपने बिल्डिंग लेके उसको रेंट में चढ़ाया तो वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। आपको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा, आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इंटरेस्ट रिसीव यही पार्ट है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसी के वजह से ये हुआ है इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिविडेंड या फिर रेंट, इस टाइप का अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो यह हमें इन्वेस्टिंग में लिखना है, ठीक है। ये हमें किस में लिखना है, इन्वेस्टिंग में। एक चीज़ और है इसमें, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट पे हमने क्या करा हुआ था, इंश्योरेंस करा रखा था, और वो फिक्स एसेट अगर भुला गया, मतलब फिक्स एसेट लॉस हो गया, ठीक है, फिक्स एसेट, तो उसके बदले हमें अगर इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो फिक्स एसेट की वजह से मिला है, ठीक है, फिक्स एसेट की वजह से मिला है, तो उसको भी हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मोस्टली इतना ही चीज़ें मैक्सिमम फिक्स एसेट में या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद अगर अमाउंट जो है वो पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे, कैश फ्लो, या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो दो एक्टिविटी हमने समझा है इन दिस वीडियो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि पूरा कैश फ्लो का मेजर 50% हिस्सा कवर करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकालना है उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि कैश फ्लो को आपने सुना होगा कि दो मेथड से बनाया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। जो मेथड है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मोस्टली ये कैसे दिखाता है, इनडायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो जो जो डायरेक्ट मेथड है वो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो केवल अप्लाई होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो तीनों एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड। और जो मोस्टली चीज़ें हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन है और जो एक्चुअल में बनाया जाता है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाया जाता है। सो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द पॉइंट व्यू इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग शुरू करें, एग्जाम में भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से ही आता है, ओके। तो इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखते हैं कैसी कैसे कैसे जो है चीज़ें वो काम करती हैं। तो इधर हो गया, इसको और ऐसे कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट और ये अमाउंट, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका जो है थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं, फिर चीज़ों को समझेंगे बारीकी से, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू हुआ, इसमें ऐड हम लोग करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्या करना है, खर्चे को ऐड करना है।
नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि खर्चा है तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो बनाने समय खर्चे को प्लस करना होता है। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी एक्सपेंसेस आ सकती है, तो जैसे कि एक्सपेंसेस का नाम अगर मैं बताऊं तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश है, तो उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो उसको ऐड करना है। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बुक में है, अगर राइट ऑफ हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और कोई एक्सपेंसेस और इस टाइप का है कुछ बता रखा है तो, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, इन चीज़ों को समझेंगे कि ऐड क्यों करते हैं, लेस क्यों नहीं करते हैं। फिलहाल लेस वाली आइटम जैसे एक्सपेंसेस को ऐड किए थे तो जो प्रॉफिट होगा या इनकम होगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, लेस करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड किए थे ना तो इनकम को माइनस करेंगे, ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जो इनकम्स हो रही हैं उसको लेस करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड पता है ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, सोचो सोचो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सोचो सोचो कौन सा पार्ट है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स असेट या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और ये जो चीज़ें हैं वो आपका जो पार्ट है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसलिए यहाँ से माइनस कर रहे हैं। और एक रीज़न और है कि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा तो वहाँ पे उसको ऐड करा होगा, ठीक है, वो नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट में जाने के लिए माइनस करेंगे, उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एलाबोरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने देते हैं फॉर्मेट को, ठीक है। फिर जो प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल तो पता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है वर्किंग कैपिटल। तो इसके बाद अब हमें बिफोर है ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है, तो इसमें ऑपरेट वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, हमेशा लायबिलिटी को ऊपर रख के चलना, ठीक है। ऐड करेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज आती हैं, तो करंट लायबिलिटीज जब भी बढ़ती है या कोई भी लायबिलिटी, सोचो लायबिलिटी का मतलब उधार है ना, उधार है, अगर आप पैसा उधार लेके आएंगे तो आपके पास पैसा आएगा 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 आएगा, तो ऐड करना है। मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड करना है, उल्टा होता है एसेट के साथ। अगर अच्छा, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो इसको कर देना है माइनस, ठीक है। उल्टा होता है एसेट के साथ, करंट एसेट के जस्ट उल्टा, इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर डिक्रीज कर दो, डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट अगर डिक्रीज हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा। कोई भी एसेट, मान लो एसेट का एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि फर्नीचर एक एसेट है, ठीक है। एसेट डिक्रीज कब होता है, बेसिकली नॉर्मल सोचा जाए तो बेच दिए होंगे, मैंने पहले 2 लाख का था, अब 1 लाख का एसेट बचा है, तो 1 लाख एसेट बेच दिया होगा, तो बेच दिया होगा तो पैसा आया होगा, एसेट कम हुआ
बेचा, पैसा आया तो ऐड, मतलब कि डिक्रीज हो रखा है एसेट तो पैसा आ रहा है। उसी तरह एसेट स्टॉक मान लो है 2 लाख का, ठीक है, वो 1 लाख का, तो 1 लाख का स्टॉक बेच दिया होगा ना, मैं 1 लाख का स्टॉक बेच दिया होगा तो 1 लाख पैसा आ गए होंगे तो ऐड कर दूंगा। तो करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो ऐड। उसके बाद इधर जस्ट इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ये 2 चीज़ें माइनस। उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम, बस हो गया, बस एक लाइन में बचा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेट हुआ, उसमें से बस माइनस कर लेना है इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो बचेगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो, अगर पॉजिटिव आया है तो, या फिर यूज्ड इन, निगेटिव आया है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब शुरू से देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक वर्किंग करते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हमें हर क्वेश्चन में निकालना पड़ सकता है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितना नेट प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, करेंट ईयर का, वो निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इसमें हम निकालेंगे प्रॉफिट, बैलेंस शीट में 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट मान लेते हैं बैलेंस शीट 2020 और 2021 का दे के रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल का प्रॉफिट होगा, इस साल की प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जो करंट ईयर वाला है 2021 वाला, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 2021, ठीक है, या जो भी ईयर होगा, ठीक है, उसको लिखेंगे, उसमें माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर वाला प्रॉफिट ऑफ 2020, या जो भी ईयर होगा उसको लिख लेना, 23-24 भी हो सकता है, माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर। तो इस साल का प्रॉफिट देखो, इससे मान लो ना 2021 में प्रॉफिट शो कर रहा है 2 लाख का, ठीक है, यहाँ पर 150 का, तो 150 से 2 लाख हो गया है, मतलब 150 पहले से था, हमने 50,000 इस साल कमाया होगा तो 2 साल हो गया, तो 2021 में 2 लाख हो गया, 150 पहले था, तो इस बार तो 50,000 ही केवल कमाया होगा, ठीक है। तो इस साल करेंट ईयर का केवल प्रॉफिट 50,000 ही होगा एक्चुअल में। इस प्रॉफिट में हमको क्या क्या करना है, ऐड करना है ट्रांसफ़र टू ऑल रिजर्व, ये तो जैसे कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो पैसे को हम क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है, ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि हकीकत का प्रॉफिट कुछ और होगा, वो ट्रांसफ़र करने के बाद इतना शो हो रहा है, ट्रांसफ़र करने के बाद 50 शो हो रहा है, तो ट्रांसफ़र करने से पहले एक्चुअल में कितना कमाया गया होगा, तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र टू ऑल रिजर्व। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को टच भी नहीं करना है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही हमने यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड हम मानेंगे कि पे हो गया होगा, तो इस बार पे हुआ होगा तो पैसा कम हुआ होगा तो उसको वापस एड बैक करेंगे हकीकत प्रॉफिट जानने के लिए, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड के बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि जिस साल आपने पैसा कमाया उसी साल पे कर दिया, इंटरिम डिविडेंड उसको पे करा है तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग करेंट ईयर, करेंट ईयर आपने कितना टैक्स का प्रोविज़न बनाया, अरे इसको ऐड ही करना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक चीज़ें लेस कर देते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, अगर टैक्स वैक्स कुछ रिफंड बोल रखा है तो उसको माइनस करेंगे, जो फिगर निकल के आएगी उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी,
ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको थोड़ा समझो कि 2 लाख का प्रॉफिट एग्जाम्पल के हिसाब से और एक 50 डिफरेंस 50,000 हमें पता है, ठीक है। कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र हुई होगी, ठीक है, उसके बाद ये है तो रिजर्व वाला ऐड कर लेंगे। कुछ प्रपोज डिविडेंड हमने कुछ डिविडेंड पे करा होगा पिछले साल का, ठीक है, तो प्रॉफिट कम किया होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट में जाने के लिए ऐड कर लेंगे वापस। इसको मान लो ये 10,000, इसको मान लेते हैं 10,000, इसको मान लेते हैं 5,000, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 10,000, ठीक है। हमने 10,000 मान लो रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 10,000 था, उसको पे कर दिया था। इंटरिम डिविडेंड 5,000 पे किया है। प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 हमने बनाया है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब कि कितना हमें टैक्स पे करना है, ठीक है, करंट ईयर के प्रॉफिट पे, तो वो अगले साल पे होता है, ठीक है। तो हम पैसा कुछ अलग से बचा के रखते हैं कि पे करना होगा, उसके लिए अलग से हम प्रोविज़न बना के चलते हैं, ठीक है। तो करंट ईयर के प्रॉफिट से पैसा 10,000 मान लो अलग से रख दिए थे, ठीक है। और ये कुछ नहीं हुआ, मान लो रिफंड ऑफ टैक्स खाली है, ठीक है। तो 50 में फिर 10,000 जोड़ देंगे तो 60 हो गया, फिर 10 जोड़ेंगे 70, फिर 10 जोड़ेंगे 80, ठीक है, और 5 और जोड़ेंगे 85। तो हकीकत में 85,000 हमने प्रॉफिट कमाया होगा। 85,000 में से 10,000 ये प्रोविजन अलग किया होगा, फिर इंटरिम डिविडेंड को तो माइनस कर दिया होगा, प्रपोज डिविडेंड रिजर्व में ट्रांसफर करके माइनस किया होगा, तो 50,000 दिख रहा है। लेकिन हकीकत में जो है वो 85,000 अर्निंग हुआ होगा इस साल, ठीक है ना। तो ये सबको प्लस माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड पीबीटी निकल के आएगा। और जिसको हम जो है वो यहाँ पे ये जो वर्किंग नोट नंबर 1 था ना, वहाँ से हम उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब ऐड कर लेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जो 85,000 आया था, इसमें भी ये प्रॉफिट जो है उसमें भी बहुत झोल झाल है, इसमें भी जो है बहुत है झोल झाल किया गया है। मतलब कि ताम झाम इसमें बहुत कुछ हुआ होगा। जब आपने प्रीवियस मतलब कि जब छोटे बच्चे 11th क्लास में थे, ठीक है, उस समय हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से मतलब ऐसे ही समझने की कोशिश करो। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, ठीक है, ये तो ऐसे है, तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ अमाउंट रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग इनकम्स, उसके बाद लेस करते हैं मतलब इधर डेबिट साइड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये पे मान के चलिए ग्रॉस प्रॉफिट था 10,000, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम 5,000 हुआ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000 हुआ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, तो ये तुम्हारा 15,000 और 15,000, उसके बाद 15,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 13,000, 13,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर यहीं पे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 13,000, ठीक है। इस 13,000 में फिर झोल झाल करेंगे। अब ऐड करेंगे बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो बैलेंस निकल के आएगा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मान के चलते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 5,000 है, ठीक है। 5,000 ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, असेट को बेच दिए उस पर जो प्रॉफिट हुआ उसको, उसके बाद मान लो रेंट रिसीव, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब जो है वो हमने टोटल सब मिला के 5,000 है, ठीक है। तो ये 18,000 हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जैसे कि डेप्रिसिएशन को आपने माइनस किया होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं 4,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब सबको जोड़ के कुछ कुछ और नाम दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के बाद जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचना, ये सब टोटल मिला के मान लेते हैं 4,000 का आया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,000, 5 18,000, तो 18,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 14,000 का नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है।
14,000 की नेट प्रॉफिट, ये बस एग्जांपल के लिए था। अब नेट प्रॉफिट आपको वो दिया है, जैसे कि 85,000 आया था ना नेट प्रॉफिट, यही हमारा ये 14,000 मान के चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये 14,000 दे दिया है, 14,000 दे दिया है। इसमें जो है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने एडजस्ट किया है। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग, तो केवल हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चाहिए। इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दिया है तो उसको माइनस कर लो, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दिया है तो उसको वापस ऐड कर लो एक्चुअल प्रॉफिट में जाने के लिए। अब बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 13,000 है, ठीक है, लेकिन हमारा जो हकीकत दिख रहा है वो 14,000, ठीक है, तो ये गलत है। ऑपरेटिंग का कितना है एक्चुअल में वो पता करो। तो ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में तो ये दिया है तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर जाने के लिए क्या करेंगे, देखो 14,000 में 4,000 को जोड़ लेंगे, तो 14,000 में 4,000 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। इसमें से 5,000 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, x है, ये फिगर निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, 4,000 14 इसको जोड़े 18, 18 में से इस 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पर 13,000 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 13,000, 13,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसलिए हम देखिए यहाँ पर क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़े प्रॉफिट में इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किए। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी करनी है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में करना है, वहाँ अकाउंट के फॉर्म में करते थे कि हमें प्रॉफिट आया 14,000 मान के चलो, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ लेंगे, तो हमारे हकीकत प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के बाद हमारे बस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्ट करेंगे तो खत्म खेला। इसमें कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो प्लस करना है, करंट लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो प्लस करना है। कोई भी लायबिलिटी बढ़ता है प्लस ही होता है, कोई भी लायबिलिटी, ठीक है। बैंक लोन ले लिया, डिबेंचर हमने इशू कर दिया, लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब उधार, उधार हमने जब भी लेंगे तो पैसा आएगा तो उसको प्लस करना है, ठीक है। जब भी लायबिलिटी का डिक्रीज होगा, ठीक है, करंट लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगा तो लेस कर देंगे। मान लो कि हमारा करंट लायबिलिटी में बैंक लोन ले लो 6 महीने के लिए, ठीक है, बैंक लोन 6 महीने के लिए लिए थे तो इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस किया, अब उसको वापस कर रहे हैं, मान लो 6 महीने के बाद जब वापस करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में या तो इंक्रीज देगा या तो डिक्रीज देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, वो कर जो बैंक लोन है वो पे हो रहा है इस बार, तो बैंक लोन पे हो रहा है, तो बैंक लोन पे हो रहा है भाई, ये करंट लायबिलिटी के अंदर में दिया है और बैंक लोन पे हो रहा है, कम हो गया तो पे किया होगा हमने, पैसा गया होगा, सिंपल ना। अब उल्टा करना है करंट एसेट के साथ, कोई भी एसेट अगर बढ़ता है, कोई भी एसेट मान लो बढ़ता है, कोई भी एसेट ले लो, जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को लेस करेंगे, पैसा गया होगा, मशीनरी हमने खरीदा, एसेट बढ़ गया तो पैसा गया होगा, मशीनरी खरीदे तो पैसा गया होगा ना। और स्टॉक मान लो है, ठीक है, स्टॉक हमने पहले 2 लाख का था, अब 4 लाख का है, तो 2 लाख कैसे स्टॉक और खरीदा होगा तो पैसा गया होगा खरीदने में, तो इंक्रीज हो रहा है तो लेस करना है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है, ठीक है। और कोई करंट एसेट और करंट एसेट में अगर आपको कोई डाउट है, और करंट लायबिलिटी में जैसे कि क्रेडिटर हो गया, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, अब क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको हम पे करेंगे, बिजनेस क्या करेगी, पे करेगी, क्रेडिटर उधार में सामान खरीदा है, पे करना है, तो लायबिलिटी है, पे करना है। पहले 1 लाख क्रेडिटर था, अब 2 लाख का क्रेडिटर है, समझे, पहले 1 लाख क्रेडिटर था, अब 2 लाख का क्रेडिटर है, मतलब उधार में 1 लाख का सामान खरीद लिया था, पहले पे करना था, अब उधार में और सामान खरीद लिया, पैसा नहीं दिया, पैसा बाद में देना है, क्रेडिटर का क्या मतलब है कि अभी पैसा नहीं दिया है उसको देना है, तो जो 1 लाख पहले देना था अब 2 लाख देना है, मतलब कि अगर हम दे देते पैसा, इसका क्या मतलब है कि 1 लाख का सामान और हमने खरीदा होगा, 1 लाख का सामान और खरीदा होगा क्रेडिटर से, ठीक है। अगर ये पैसा दे देते, 1 लाख पैसा दे देते हैं तो ये 2 लाख का लायबिलिटी अराइज नहीं होता, दे देते तो कम हो जाता, लेकिन पैसा नहीं दिए है ना, बच गया है, ये पैसा बच गया है हमारा, बच गया तो पैसा बिजनेस में पड़ा रह गया ना, बच गया तो बढ़ गया, ये समझना है, बच गया तो बढ़ गया, पैसा दे देते तो कम हो जाता, लेकिन दिए नहीं तो बच गया तो बढ़ गया पैसा, करंट लायबिलिटी जब भी बढ़ गया तो इंक्रीज। उस तरीके से करंट एसेट में डेटर का खेल होता है। डेटर मतलब जैसे हमें पैसा मिलना है, ठीक है, मान लो कि 1 लाख रुपए मिलना था, अब 2 लाख रुपए मिलना है, अब 2 लाख रुपए मिलना है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, डेटर क्या हो रहा है, बढ़ गया अब, ठीक है, बढ़ गया तो पैसा नहीं दिया भाई, 1 लाख जो देना था उसको, 1 लाख मतलब हमें मिलना था पैसा, वो देगा हमें मिलेगा, 1 लाख जब मिलेगा, 1 लाख मिलना था लेकिन उल्टा मिला नहीं और बढ़ गया, और अब 2 लाख मिलना है, ठीक है, मतलब सामान हमने तो बेच दिया, सामान डेटा मतलब सामान बेच दिया हमने, ठीक है, लेकिन पैसा मिला नहीं, मिला नहीं तो पैसा क्या हो गया, कम मिलता तो बढ़ता ना, बढ़ता, मिला तो बढ़ता, लेकिन मिला नहीं तो और कम हो गया पैसा, ठीक है, तो फिर इंक्रीज अगर हुआ तो या फिर लेस करेंगे, इसका लॉजिक क्या है। बाकी इसको प्लस माइनस करने के बाद सिंपल याद रखो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ाना है, घटेगा तो घटाना है, उल्टा करो करंट एसेट के साथ, करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो घटा दोगे, करंट एसेट घटेगा तो बढ़ा दोगे, सिंपल। प्लस माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड आ गया, उसके बाद इनकम टैक्स पे करना माइनस कर देंगे, फिर कैश फ्लो या फिर यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ जाएगा, ठीक है। ये ही जो है वो मेन जो है 50% पोर्शन कवर करेगा कैश फ्लो का, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करें कुछ एडजस्टमेंट है, बट वी आर गोइंग टू कवर सम एडजस्टमेंट, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जो भी समझ में ना आए कमेंट करें। तो एडजस्टमेंट कुछ कैश फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो, ठीक है। तो पहला है ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है, दोनों का वो दिया रहेगा, तो अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है करंट ईयर का, है तो उसको हमको कुछ नहीं करना है, देखना भी नहीं है, ठीक है, उधर देखना भी नहीं, उसको कोई भाव नहीं देना है, मत भाव दो उसको, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर है, उसको भाव देना है, प्रीवियस ईयर का अगर है, ठीक है, तो उसको भाव देना है, उसका 2 काम है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है उसका 2 काम, पहला लेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर, ठीक है, मान लेते हैं 2020 और 2021, तो 2021 करंट ईयर, 2000 प्रीवियस 20 हुआ, तो इसमें जो प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा उसको हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो डिविडेंड पे करना जब शेयर इशू करेंगे, ठीक है, तब डिविडेंड पे करते हैं, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है डिविडेंड पे करना। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड इस बार पे हुआ होगा, ठीक है, डिविडेंड जनरली पिछले बार का नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है, तो उस केस में क्योंकि इस बार तो पूरा इनकम कमाएंगे, ठीक है, फिर कमाने के बाद मीटिंग होगा बोर्ड का, उसके बाद डिसाइड किया जाए कितना पे करना है, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे वो अगले साल पे किया जाता है, ठीक है। तो पे किया होगा तो लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, पैसा गया होगा, बी में है ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, ठीक है, ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन में, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू असेट्स, ठीक है, या प्रोविजन फॉर टैक्स का भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बस बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स और 2 साल का दिया है, जैसे कि 2020 और 2021 मान के चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे दिया है 12,000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा दिया है, बैलेंस शीट में दिया है और कुछ नहीं बोला है, तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर रहा, ठीक है, तो इसको मान लेना है टैक्स पेड, ठीक है, और करंट ईयर है, इसको मान लेना है प्रोविजन मेड। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब लास्ट में हम लोग टैक्स पेड माइनस करते हैं ना, तो ये प्रीवियस ईयर माइनस होगा, और प्रोविजन मेड इसको जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकालते हैं ना, नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर लेंगे प्रीवियस वाला,
लेकिन इससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट में कुछ दिया है कि टैक्स इतना पे हुआ है या प्रोविजन इतना में हुआ है, वो बता रहा है, अलग से बता रहा है, ठीक है। जब बता रहा है तो हमें अकाउंट बना लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेना है। मैं बना के बताता हूँ कैसे बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। जो भी फिगर है कि बाय बैलेंस ब्रोट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टैक्स पेड, मतलब अलग से इंफॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, ठीक है। जो भी अमाउंट बोलेगा उसको पे कर देना है। उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा इस साइड में, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इसको बोलेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड, और ये जो है वो बैलेंस में निकल के आएगा, ठीक है ना, बैलेंस में। या अगर प्रोविजन या तो ये बैलेंस में आएगा, ये भी बैलेंस में आ सकता है। अगर क्वेश्चन में बता दिया कि प्रोविजन मेड, मान लेते हैं ये 10,000 है, ठीक है, ये 12,000 है, एक एजम्पशन है, पहले का 10,000 12,000। अब बोल रखा है कंपनी ने कि 20,000 का टैक्स पे हो चुका है, 20,000 का पे हो चुका है, ठीक है। तो भैया 10,000 पहले से था, 20,000 का पे हो गया, फिर भी तुमको 12,000 दिख ही रहा है, तो और कुछ प्रोविजन तो बनाए होंगे ना। तो इसको अगर जो कैलकुलेट करोगे तो 32,000 और 10, तो यहाँ पे 22,000 का प्रोविजन और बना होगा, ठीक है, 22,000 का प्रोविजन और बना होगा, ठीक है। मान लो ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, ठीक है, कि 10,000 पहले से था, प्रोविजन 22,000 का और बना लिए, तो 32,000 होना चाहिए था, लेकिन है तो 12,000, मतलब 20,000 का टैक्स पे हो चुका होगा। तो इन दोनों में से कोई एक बैलेंस में निकल के आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट असेट से रिलेटेड है, ठीक है। असेट से रिलेटेड जो तीसरा नंबर का एडजस्टमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो असेट से रिलेटेड में से दो चीज़ें हैं। पहली बार असेट अकाउंट बनाएंगे, तो एसेट से रिलेटेड में मतलब पहला मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब ये बता देता हूँ कि अगर एडजस्टमेंट में दिया है एसेट सोल्ड, ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन दिया है एसेट में, ठीक है, या फिर दिया है परचेस, दिया है एसेट का परचेस हुआ है, ऐसा कुछ बता रखा है, ठीक है, या और कुछ इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, जानकारी दे रखी है एसेट से रिलेटेड, तो एसेट का अकाउंट बना लो सिंपल, ठीक है। एसेट अकाउंट से क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें बोल क्या क्या रही है, ठीक है। तो एसेट हमारा डेबिट होता है तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, इसका जो बैलेंस है वो डेबिट से शुरू होगा, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। वो बैलेंस शीट से देख के लिख लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस। नेक्स्ट लिखेंगे अगर सेल का इंफॉर्मेशन दिया है तो बाय बैंक अकाउंट सेल, ये लिख देंगे। अगर सेल करने पे प्रॉफिट भी बता रखा है तो टू एसपीएल प्रॉफिट इधर लिखेंगे। उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो बाय एसपीएल लॉस, ठीक है। होगा दोनों में से कोई एक चीज़, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में परचेस बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर परचेस है तो सेल नहीं दिया होगा तो फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी। परचेस होगा तो टू बैंक अकाउंट ये परचेस, ठीक है, ये चीज़ है। अगर परचेस दे रखी है तो बैलेंस में सेल निकल के आ जाएगा, इसको देखो, इसको बैलेंस बी डी परचेस को जोड़ोगे, ठीक है, सी डी फिर जो बैलेंस में वो सेल निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन में से हाँ डेप्रीसिएशन अगर दिया है, ठीक है, तो इधर से बाई डेप्रीसिएशन भी आएगा, यहाँ पर डेप्रीसिएशन, ये चीज़ डेप्रीसिएशन भी आती है, ठीक है ना, डेप्रीसिएशन भी यहीं पे आएगा। तो इस केस में आपको बैलेंस में या तो सेल निकलेगा या तो परचेस निकलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ बैलेंस में निकल के आ जाएगी, ठीक है। जब अकाउंट बनाओगे चीज़ों को पुट करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोलता है,
अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो जानकारी है वो दिया है तो, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो है वो बोल रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो जानकारी पहले थी वो भी दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है, कुछ और जानकारी भी दे रखी है, ठीक है। तो उस केस में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो दो अकाउंट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, टू अकाउंट्स। पहला एसेट का अकाउंट, ठीक है, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। बस ये लास्ट एडजस्टमेंट है यार। एसेट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये चीज़ है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये चीज़ है। इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये चीज़ है, ठीक है। अब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया होगा ना, तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगता है, इस अकाउंट में ना लगकर ये अकाउंट में लगता है, ठीक है। तो बाय एसपीएल डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। ओके, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। हो सकता है बैलेंस में भी निकालना पड़े, ये बैलेंस में भी निकलता है। इधर क्या रहेगा, टू फिक्स एसेट, टू फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। जैसे कि कोई एसेट है, इसका ट्रीटमेंट इस टाइप से, जैसे कोई एसेट है 10,000 का, उसका अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया है 3,000, तो उसका WDV यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू बचा है 7,000, ठीक है। उसको बेच दिया मान लो 6,000 में, ठीक है, सोल्ड, तो 1,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, चीज़। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 3,000 का वैल्यू ये पुट होकर आ जाएगी, और यही 3,000 का यहाँ पे आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000। यही वाला सेम चीज़ है जो है ना, ये वाला सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और हमने सोल्ड किया है 6,000 में, बेच दिया है, तो इधर से बाय बैंक अकाउंट सेल हो जाएगा। बाकी वही सब चीज़ें हैं, बाय बैंक से सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉस हुआ है तो बाय एसपीएल, ये लॉस निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, और इधर से कुछ बैलेंस अगर टैली हो जाता है तो ठीक है, बैलेंस अगर आता है तो टू बैंक अकाउंट परचेस आ जाएगा, ठीक है। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अकाउंट जो है बन जाती है, सिंपल सिंपल चीज़ें। और आप पोस्टिंग देख लो कहाँ कहाँ पे आ जाएगी। बैंक अकाउंट सेल हुआ तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉस जो है वो ऑपरेटिंग में, हाँ, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स जो है वो ऑपरेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग में। और जो डिप्रिसिएशन करंट ईयर का है ये ऑपरेटिंग में जाके डिप्रिसिएशन प्लस होता है, ठीक है। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग में जाके क्या होगा, प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं जी। उसके बाद इधर से बैलेंस तो कहीं नहीं आता है, ठीक है। ये परचेस होगा तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे पैसा जाएगा, ये कहीं नहीं आएगा, ये यहाँ और यहाँ आ गया, ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इधर का पोस्टिंग देख लो, ये बैंक अकाउंट सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो गए हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ये जो दिया है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, और ये जो है ऑपरेटिंग में है प्लस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के अंदर। ये परचेस तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, एसपीएल ये भी इन्वेस्टिंग में नहीं, ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ठीक है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के अंदर में, ठीक है। इसका देख लो प्रोविज़न मेड जो है, टैक्स का प्रोविज़न अगर मेड है तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा, और टैक्स पेड जो है वो ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट तो बता ही दिया है, तो इतना सा ही ट्रीटमेंट है, ज़्यादा नहीं है कैश फ्लो एडजस्टमेंट से रिलेटेड। और बाकी एक चीज़ और, अच्छा एक नोट्स छूट जा रहा है, उसको मैं लिखवा देता हूँ। एक नोट्स है कि बैंक ओवरड्राफ्ट
एंड कैश क्रेडिट। ये जो दो चीज़ें ये आपको दिखेगी करंट लायबिलिटी के अंदर में, ये जो दिखेगी वो आपको करंट लायबिलिटी के अंदर में दिखेगी, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज treated as short term borrowing, ठीक है, एंड बोथ आर ट्रीटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश क्रेडिट और ये बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसको जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडजस्ट किया जाएगा। अगर मान लो ये जो है वो प्लस हो रही है, मतलब कि बढ़ रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 10,000 था 20,000 हो गया, तो प्लस करोगे, अब माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो माइनस करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर बढ़ेगी तो प्लस करोगे और घटेगी तो माइनस करोगे, सिंपल। कैश ये इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो से वी विल डिस्कस क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। फिर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं, ठीक है जी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट KL गुप्ता बुक का जो है ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक है, वहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बाकी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है, और क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इस न्यू फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट है उसी के हिसाब से। तो इसमें शेयर कैपिटल में दे रखा है इक्विटी कैपिटल 150 से 2 लाख हो गया है, मतलब 50,000 शेयर इशू हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ये फाइनेंसिंग का, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 से 50, मतलब कि ये लग रहा है कि पेमेंट हुआ है, ठीक है। जनरल रिजर्व 20 से 35, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर बढ़ा है तो ट्रांसफर किया गया है। ये सब प्रॉफिट लॉस है 15 से 24, ठीक है। और ट्रेड पेबल है 37,500 से 49,500 हुआ है। और फिर इधर में बिल्डिंग में है कुछ 80 से 60, और प्लांट में 40 से 1 लाख हुआ है। गुडविल जो है वो 36 से 20 हुआ है, तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको मानेंगे राइट ऑफ हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 119 से 154, 500 बढ़ गया है। और इन्वेंट्रीज में भी 10 से 15 बढ़ोतरी हुई है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम लोग चेक करने के लिए लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है प्लांट पे 10,000 और बिल्डिंग पे 60,000 रुपीज़ चार्ज हुआ है, ठीक है। और बोल रखा है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास बुक होगा तो रख लीजिए पास में। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए लगभग फॉर्मेट रेडी हो गया। ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। उसके बाद पहला नंबर में है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटी को हमने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, और अभी उन सभी को इकट्ठा यहाँ पे करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इसमें जो होता है शुरुआत होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालना पड़ेगा, उसके में कुछ एडजस्टमेंट फिर होती है, ऐड करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, वो लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 2021 का था 24,000, ठीक। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का। तो टोटल प्रॉफिट लेंगे 2021 वाला, माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑफ 2020, ठीक है, जो 15,000 था। इसको माइनस करने के बाद कुछ तकरीबन 9,000 आएगा। इसमें ऐड कर लेंगे
ट्रांसफ़र टू, इसको बोलेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। इसमें ऐड कर लेंगे ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो जनरल रिजर्व 20 से 35,000 हो गया है। जनरल रिजर्व जो है मैं दिखाऊँ तो जनरल रिजर्व जो है वो 20,000 से 35,000 हो गया है, मतलब कि 15,000 रुपये जनरल रिजर्व में डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15,000 रुपये, और तो कुछ नहीं है, मतलब कि प्रोविज़न फॉर टैक्स वगैरह, डिविडेंड पेड वगैरह इस टाइप से कुछ तो क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, या और कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं। तो बस यही इतना ही इसमें, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 9 24,000, ठीक है। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ कैश फ्लो की स्टेटमेंट मतलब फॉर्मेट में लिखेंगे 24,000 रुपये। इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश से नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में डिप्रिसिएशन जो सबसे पहले आता है, तो डिप्रिसिएशन जो है वो 10,000 और 60,000 ये है, तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। ऑन बिल्डिंग, ऑन प्लांट, सबसे पहले प्लांट पे है 10,000, उसके बाद ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे है 60,000 रुपीज़, तो टोटल हो गया 70,000 रुपये ऐड कर लेंगे। और एक जो है वो गुडविल जो है वो राइट ऑफ हुआ है, ठीक है, गुडविल की वैल्यू जो है वो कम हुई है, तो इसको हम यहीं पे ऐड करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ करके, गुडविल रिटर्न ऑफ जो है गुडविल जो है 36,000 से 20,000 हो गया है, तो ये 16,000 का डिफरेंस आ रहा है, 16,000 राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ चीज़ें नहीं है। और लेस क्या होता है, अगर कुछ होता तो लेस क्या होता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो माइनस होता ऐड, हाँ माइनस होता है, जो कि वो कुछ है नहीं। इसको प्लस माइनस करते हैं, तो इसको प्लस माइनस करने पे देखते हैं करके, 24, 70 और 16, 24,000 प्लस 70,000 प्लस 16,000, तो ये तकरीबन 1,10,000, 1,10,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी नहीं हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लेंगे, मतलब कि वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट इसमें ऐड होता है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट लायबिलिटीज़ में देखेंगे तो ट्रेड पेबल हो, एक ही ट्रेड मतलब एक ही लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो है वो 37,500 से 49,500, ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल ये जो 37,500 और 49,500, तो 49,500 माइनस 37,500 करेंगे तो ये 12,000 रुपये बढ़ गया है, तो 12,000। और अब इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट में जस्ट उल्टा डिक्रीज करेंगे, तो करंट एसेट में देखते हैं कोई डिक्रीज हो रहा है क्या। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल है एक, तो बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, मतलब कुछ इसमें डिक्रीज वाला नहीं है। लेस कर लेंगे, करंट लायबिलिटी में और कोई नहीं है, तो बस करंट एसेट का आएगा, या फिर दिखा सकते हो ऐसे कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में तो कुछ है नहीं, ठीक है। और इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है वो है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में 1,19 से 1,54,500, तो 1,54,500 हो गया है, 1,19 था, तो ये 35,500 रुपये जो है वो बढ़ गया है, तो इसको माइनस कर लेंगे 35,500 रुपये। उसके बाद इन्वेंट्रीज है ना, तो इन्वेंट्रीज भी 10 से 15 हुआ है, मतलब 5,000, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। बस अब कैलकुलेशन करना है, बस 1,10,000 प्लस 12,000 माइनस कर लेंगे 35,500 माइनस 5,000, यह आ जाएगा 81,500, 81,500, ठीक है। इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, माइनस कर लेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड तो कुछ है नहीं, तो 81,500 यही हमारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,000 हमने निकाल लिया, ठीक है। उसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड किया जाता है, ठीक है, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया जाता है। तो एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ, ये दो चीज़ें था जो हमने ऐड कर दी। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल में याद करने का तरीका क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ाओ, करंट लायबिलिटी घट रहा है तो घटाओ, और उल्टा करना है करंट एसेट के साथ। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ा दिए, मतलब कि जोड़ दिए, और करंट एसेट घटा दिए तो कुछ है नहीं तो माइनस कर, मतलब घटता तो माइनस ऐड कर देते हैं। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, तो इसमें कुछ है नहीं। और इंक्रीज इन करंट एसेट में दो चीज़ें हैं, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, तो इन दोनों को माइनस कर दिए हैं, डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर टैक्स पे वगैरह कुछ है नहीं वरना माइनस करते हैं। और जो आता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बी में है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है। फिक्स एसेट में देखा जाए तो बिल्डिंग 80,000 था, 60,000 हो गया है, ठीक है। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन भी बोला है कि बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगा है, 60,000 का डिप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो इसको मैं अकाउंट बना के समझा देता हूँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बिल्डिंग अकाउंट बना देता हूँ, बिल्डिंग अकाउंट। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। बिल्डिंग अकाउंट में लिखेंगे तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन में जो बिल्डिंग है वो है 80,000, ठीक है। उसके बाद इधर लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 60,000, ठीक है। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगा है बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, या बाई SPL डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 60,000 का, ठीक। अब इतना ही जानकारी है तो इसको क्लोज करते हैं। तो देखो 80,000 का बिल्डिंग था, ठीक है, 80,000 का बिल्डिंग था, उस पर डिप्रिसिएशन लग गया 60,000। अच्छा पहले वो टैली वैली करके फिर लॉजिक समझाते हैं, ठीक है। 1,20,000, 1,20,000, और इधर से जो बैलेंस निकल के आया है यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ये निकल के आएगा परचेस, ठीक है, 40,000 का, 40,000 का परचेस। तो यहाँ पे कैसे निकल के देखो 80,000 का मशीनरी था शुरू में, 60,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, 60,000 का लग गया तो होना चाहिए था 20,000, हमारे पास 20,000 बचना चाहिए था लेकिन है 60,000, ठीक है ना। 20,000 होना चाहिए था लेकिन है 60,000, मतलब हमने 60,000 का मशीनरी है, 20,000 का होना चाहिए था, मतलब और मशीनरी हमने खरीदा होगा, ठीक है। तो और मशीनरी कितना 60,000 है, और 40,000 का खरीदा होगा, ठीक है ना, तभी तो 20 की जगह 60 का है, ठीक है। तो ये परचेस निकल के आ गया। उसी तरीके से तीसरा प्लांट का अकाउंट बना के, प्लांट का चीज़ें मतलब समझ में आ जाएंगे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, प्लांट में बोल रखा है 40,000 का ओपनिंग है, और बाई बैलेंस कैरी डाउन ये है तकरीबन, प्लांट में है 1,00,000 लास्ट में है। सो बोल रखा है कि बाई डेप्रिसिएशन जो है वो लगा है 10,000 का, ठीक है। तो 1,10,000 ये होगा टोटल, और 1,10,000 माइनस करेंगे तो 70,000 आएगा बैलेंस में। टू बैंक अकाउंट परचेस, ठीक है, परचेस निकल के आ गया। तो ये देखो इसका लॉजिक क्या है, सेम वही कि 40,000 का मशीन प्लांट था, 10,000 अगर डिप्रिसिएशन लग गया तो 10,000 माइनस करने के बाद कितना बचना चाहिए था,
30,000, लेकिन है कितना, 1 लाख है, मतलब 70,000 का हमने और ख़रीदा होगा, 30,000 होना चाहिए था, है 1 लाख, ठीक है। तो 70,000 का और हमने ख़रीदा होगा, ठीक है, तभी तो 30,000 का होना चाहिए था, लेकिन है 1 लाख, ठीक, ये लॉजिक्स है। तो इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट से दो ही चीज़ें हैं, इसमें लिखेंगे परचेस ऑफ बिल्डिंग और परचेस ऑफ प्लांट। तो प्लांट तो 70,000 आ गया, और इसका कितना था बिल्डिंग का, 40,000, ठीक है, बिल्डिंग का 40,000, तो टोटल जो इसका आएगा वो 1,10,000 रुपये, ठीक है। 1,10,000, इस ये देखो, ये पैसा जो है परचेस किया है तो पैसा गया होगा ना, ये निगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कैश यूज्ड हो गया 1,10,000 रुपये। उसके बाद फाइनेंसिंग का देख लेते हैं। फाइनेंसिंग का भी तो बहुत ही आसान है, फाइनेंसिंग का इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लिखेंगे कैश सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल देखोगे तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 150 से 2 लाख, मतलब यहाँ पर इशू हुआ है शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, या इशू ऑफ, यहाँ पर कर लो इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000, तो पैसा आया होगा। नेक्स्ट वन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कम हो रहा है, ये देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 से 25,000 का वो कम हो गया है, तो मतलब रीपेमेंट हुआ होगा, रिडम्शन हुआ होगा, तो लिखेंगे रिडम्शन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम, मतलब कितना हुआ, 25,000 रुपये पे हुआ होगा। और बाकी तो कुछ बता नहीं रखा है कि डिविडेंड वगैरह भी कुछ पेमेंट हुआ है, तो नहीं बता रहा है, तो इसको हम लोग नेट करते हैं, तो ये 25,000 आ जाएगा। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये 25,000 रुपये। अब हम लोग ए बी सी जो तीनों का निकाले हैं उसका नेट निकालते हैं। ये 85, ये ए ऑपरेटिंग से आया था, ये बी इन्वेस्टिंग से आया था, और सी आया है फाइनेंसिंग से, इन तीनों का नेट निकालते हैं, ठीक है। तो 81,500 प्लस में है ऑपरेटिंग का, और इन्वेस्टिंग का 1,10,000 माइनस में है, तो माइनस कर लेंगे 1,10,000, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव में है तो प्लस कर लेंगे 25,000, तो ये 3,500 माइनस में आता है, 3,500, इसको प्लस माइनस करने के बाद 3,500 निगेटिव, इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज, ये माइनस में है तो नेट डिक्रीज, प्लस में आता तो नेट इंक्रीज, इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट में नेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में देख के रखा है 12,500, जो है ओपनिंग कैश बैलेंस है 12,500, ठीक है, 12,500, इसको ये देखो ऐड करना है तो प्लस कर लेंगे 12,500, ये निकल के आ जाएगा 9,000, ठीक है, 9,000 ये आया। इसको आपको मैच करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग से, ठीक है, क्लोजिंग और ये वाला अगर मैच हो जाता है तो मतलब आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है वो सही बना है, तो इसको लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये मैच होना चाहिए, तो एग्ज़ाम में चेक करने का तरीका ये है कि ये मैच हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देखना है तो देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल सी चीज़ें, शेयर कैपिटल 193 से 2,03,800 हो गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,800 से 3,100, मतलब कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड पेबल बढ़ गया है, फिक्स एसेट है, उसके नीचे डिप्रिसिएशन लेस किया हुआ है,
इन्वेंटरी रजिस्टर रिसीवेबल कैश बोल रखा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको भी बना के देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। इसको ए में होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए इसमें सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, बस प्रॉफिट को ही वो करना है। इसमें एक ही चीज़ है, बस प्रॉफिट की चीज़ें दी हुई हैं, 10,800 से 3,100 हो रखी है, ठीक है। तो यहीं पे लिख लो इसको, बस इसमें कुछ और है नहीं एडजस्टमेंट, तो यहीं से लिख लो। या फिर अगर वर्किंग नोट भी बनाना चाहते हो, वर्किंग नोट मैं यहाँ पे लगभग मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें जो प्रॉफिट लेंगे वो 2020 वाला लेंगे, 2021 वाला लेंगे तो वो 3,100 है, और माइनस कर लेंगे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। प्रॉफिट 2020 का ये है 10,800, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें, इतना ही है। 3,100 माइनस 10,800, 7,700 माइनस में आ रहा है। प्रॉफिट पिछले साल 10,800 था, इस बार 3,100, मतलब प्रॉफिट घटा है, कहने का मतलब कि लॉस हुआ है। तो ये है नेट लॉस फॉर द ईयर, एक तरीके से ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये नेट लॉस हो गया, ठीक है। इतना सही चीज़ है इसमें। 7,700 माइनस में लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,700 माइनस में, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंस को ऐड किया जाता है, इसका लॉजिक वगैरह मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, ये कटा नहीं है, ये ऊपर चल गया है गलती से, ठीक है। तो तो इसमें हम डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन का कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। फिक्स एसेट और डिप्रिसिएशन, इन दोनों का मैं अकाउंट बना लेता हूँ, सिंपल, आसानी होगा समझने में, ठीक है। तो दूसरा में है फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, और ये है डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो नीचे इसमें डिप्रिसिएशन जो है वो दिया है दोनों का, तो इसको मानेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये करेंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो दिया है वो 20,000 दिया हुआ है, लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, लिखेंगे ये कितना है, 31,500 रुपये, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन और दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, तो क्लोज करेंगे। सेल परचेज से रिलेटेड तो कोई जानकारी नहीं है, तो क्लोज करेंगे। यहाँ पे कुछ बैलेंस निकल के आएगा, उसको बोलेंगे बाय एसपीएल, ठीक है। करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, ठीक है, करेंट ईयर डिप्रिसिएशन इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं होता भाई, प्रोविजन मैड जिसको बोल सकते हो। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन ही देखो, 20,000 का डिप्रिसिएशन था, वह 31,500, मतलब और डिप्रिसिएशन इस साल का तो होगा ना, इस साल का डिप्रिसिएशन और होगा। करेंट ईयर डिप्रिसिएशन यहाँ से निकल के आता है, ठीक है, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। तो इस करंट ईयर का डिप्रिसिएशन को हम देखते हैं कितना आता है। 31,500 में से 31,500 माइनस कर लेंगे 20,000, ये 11,500, ठीक है। ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन निकल के आया, ठीक है।
11,500 बैलेंस में। और एसेट का अकाउंट में टू बैलेंस, और ये डिप्रिसिएशन वहाँ जाएगा, ठीक है ना, ऐड होगा अभी। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, एसेट का अकाउंट बना के देखते हैं। इसमें कहा 1,90,000, तो 1,90,000 और बाई बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन में ये दिख रखा है 2,05,000। तो जहाँ ये डिप्रिसिएशन लगता है, मतलब करंट ईयर का डिप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में लगता है, तो एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 2,05,000, 2,05,000, तो 2,05,000 नहीं, तो 1,90,000 से 2,5 हुआ, मतलब 25 हुआ है। 2,05,000 माइनस 1,90,000, तो ये 15,000 का और परचेस किया गया होगा, ठीक है। टू बैंक अकाउंट परचेस, बताओ 1,90,000 से 2,500 कैसे हुआ? परचेस किया होगा, बढ़ गया ना भाई, तो परचेस हुआ होगा तभी तो बढ़ा है, तो वही बस बैलेंस निकालना है। अभी जो डिप्रीशिएशन आया था 11,500, वो 11,500 यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। डिप्रीशिएशन आएगा 11,500। उसके बाद और कुछ तो इसमें नहीं दिया है, तो बस इतना ही इसमें रखते हैं। और लेस कर लेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई इनकम है नहीं, खाली हो जाएगा। तो 7,700 माइनस में था ना, और इसको प्लस करना है, ठीक है। तो 11,500 माइनस 7,700, ये 3,800 करके आएगा। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी दो का ट्रीटमेंट होगा। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी को इंक्रीज हो रहा है का देखते हैं। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 4300 से 4900 है, ठीक है। तो इसमें तो बढ़ रखा है ना, बढ़ रहा है। ट्रेड पेबल 6,000 का, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6,000 का, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन करेंट एसेट, करेंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम लोग करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री तो बढ़ रखा है, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ ही रहा है, तो अब इसमें कुछ नहीं आएगा। लेस में आएगा इंक्रीज इन करेंट एसेट, करेंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रखा है, तो इसमें इंक्रीज जो हो रखा है वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्रीज जो है वो 21,000 से 22,000 हो गया है, ठीक है, मतलब 1,000 बढ़ गया है, तो इसको लेस कर देंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 3,700 से 4,000, मतलब 300 बढ़ गया है, तो 300 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब यही चीज़ें हैं, और कुछ करेंट लायबिलिटी में है नहीं, तो उसको छोड़ दो। 3,800 प्लस 6,000 माइनस 1,000 और माइनस 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8,500। ये क्या मैं कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई। 3,800 प्लस 6,000, सॉरी 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 सॉरी, 6,000 नहीं है, 600 है, ठीक है। ये देखोगे तो 4,300 से 4,900 हुआ रखा है ना, ये 600 है, 6,000 नहीं है, गलती हो गया। तो 3,800 प्लस 600 माइनस कर लेंगे 1,000, माइनस कर लेंगे 300, ये हो जाएगा 3,100। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन, इसमें फिर माइनस कर देंगे टैक्स पेड, जो कि क्वेश्चन में है नहीं, तो 3,100 रहेगा, ठीक है। इस 3,100 को बाहर निकाल दो, इसी को बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, द नेक्स्ट बी जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हम लोग देखते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट का परचेस हमने निकाला था, बस वही एक ही चीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहाँ भी मतलब आपको आएगा, मतलब बनाने के लिए जब भी आओगे, इन्वेस्टिंग में पहुँचोगे, तो फिक्स एसेट या करंट नॉन करंट एसेट पर ही इसमें जो ग्रुप होता है इसी पर वर्क करना होता है। तो फिक्स एसेट में केवल फिक्स एसेट है जो कि लिखेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट, हमने अकाउंट बनाया था तो वहाँ से पता चला था कि परचेस हुआ था, परचेस ऑफ फिक्स एसेट। तो उसको देख लेते हैं कितना परचेस किया था। तो फिक्स एसेट के अकाउंट से पता चल रहा है कि बैंक में बैलेंस पर 15,000 का परचेस हुआ था, ठीक है ना। तो 15,000 ये माइनस परचेस हुआ, मतलब पैसा गया होगा और कोई तो है नहीं, तो 15,000 ये निगेटिव होगा। इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये हो गया। और सी देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है वो शेयर कैपिटल है, बस एक ही चीज़ है। 193 से 23800 हो गया है, मतलब 193 था 238, मतलब शेयर हमने इशू किया होगा तभी तो शेयर कैपिटल बढ़ा है। तो इशू किया होगा तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो उसको जल्दी जल्दी माइनस करो, 2,03,800, 2,03,800 माइनस 1,93,000, तो ये निकल के आएगा 10,800। तो 10,800 जो है वो पैसे आए होंगे, ठीक है। 10,800 इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इन तीनों को वो करते हैं, नेट निकालते हैं कि इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया। 3,100 ऑपरेटिंग से माइनस कर लेंगे 15,000 फाइनेंस ये इन्वेस्टिंग वाला, प्लस कर लेंगे 10,800 ये फाइनेंसिंग वाला, ये 1,100 माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जो निकल के आया वो 1,100 रुपये, मतलब माइनस में निकल के आया था, ठीक है। इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज, अगर पॉजिटिव प्लस में आता तो इंक्रीज, ठीक है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश और कैश को नेट डिक्रीज हो गया। इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिखो। इसमें अब ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग से मैच करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट दिया है वो दिया है 13,400 रुपये, ठीक है। 13,400 को ऐड करो भाई, प्लस कर लेंगे 13,400 रुपये, ये 12,300 रुपये आता है। तो 12,300, अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस इतना होगा तो आंसर सही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है, वरना ये गलत है। तो 12,300 तो ठीक है, मैच हो गया, तो सही है। फिर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनती है, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 को करा दो, 19 20 ये सब बना लोगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसमें डिविडेंड पेड है 22 में, ज़्यादा कुछ खास प्रोविजन फॉर तो नॉन कैश में ऐड ही कर दोगे, कोई उसमें इशू नहीं है। लैंड वाइज परचेस इतना, अमोर्टाइजेशन गुडविल हो रखा, ठीक है। डिवेंचर वेलफेयर, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लोगे, कोई इसमें को खास नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब है, डिवेंचर पे हो रहा है, फाइनेंसिंग माइनस कर दोगे, इधर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल ही लोगे। और फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट पता ही है, गुडविल राइट ऑफ करा हुआ हो रखा है, तो ऑपरेटिंग में नॉन कैश में ऐड कर दोगे। इसमें एक नया चीज़ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश में इसको भी ऐड करोगे। कितना देखो, 3500 था, 4,000, मतलब 500 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो 500 रुपये प्रॉफिट कम हुआ होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके डेबिट साइड में लिखा गया होगा, तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो उसको वापस से अभी जो बनाएंगे वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे।
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को 500 रुपये से, ठीक है। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा और ये जब नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे तो वहाँ पे ऐड कर दोगे। बाकी ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी ये सब इजी इजी ही क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से बन जाएंगे। इसमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, सो ट्राई करना टू सॉल्व, एंड इफ़ यू फील एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 भी इजी है। डिफर टैक्स एसेट, इसमें डिफर टैक्स एसेट नेट दिया हुआ है, मतलब कितना 80,000 से 60,000 हुआ है। डिफर टैक्स एसेट क्या होता है? डिफर टैक्स एसेट का मतलब यहाँ पर बता रहा है कि एक्सेस ऑफ टैक्सेबल इनकम ओवर अकाउंटिंग इनकम, कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम उसके बीच में जब डिफरेंस आ जाता है तो डिफरेंस में क्या पता चलता है कि टैक्सेबल इनकम जब ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, उसको बोला जाता है डिफर टैक्स एसेट, ठीक है। और जब ये घटता है, एसेट है, ठीक है, एसेट, इसको एसेट के मतलब कैटेगरी में रखा गया, तो इसको जब घटता है 60,000 से 80,000 60,000 तक घट रहा है, तो कोई भी एसेट घटता है तो उसको प्लस करते हैं। तो प्लस कहाँ करना है इसको? प्लस जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे तो उस केस में उसको वहाँ पे प्लस करना होता है इसको, ठीक। बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, और टैक्स का प्रोविजन तो टैक्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनेगा। डिविडेंड पे हुआ है 11%, तो 8 लाख पे 11% निकाल लोगे, वो पे हो रखा है, ठीक है। मशीन कॉस्टिंग इतना, कि डिप्रिसिएशन इतना, सोल्ड फॉर इतना, तो आप अकाउंट बनाओगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। मैं देखता हूँ शायद बना होगा तो। वीडियोस भी काफ़ी लेंदी हो रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा वो कर दें। क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बाकी तो सब बना लूँगा, ठीक है ना। अच्छा, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, इसको आपको फाइनेंसिंग में ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। मतलब कि 15,000 इंक्रीज़ हो रखा है तो फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करके बताता हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग कैश फ्लो पूरा बना लेना, ठीक है। फिर भी अगर डाउट कहीं आए बनाने पे तो बताइए, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का एडजस्टमेंट को सॉल्व करता हूँ, बाकी क्वेश्चन बनाने में काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब इसमें जो इधर दिया है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसका ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का और कोई जानकारी नहीं है, तो सिंपल सी बात है। अगर पहला लेक्चर आपने देखा, मतलब पहला वीडियो, तो उसको पता होगा कि टैक्स प्रोविज़न में जो है प्रीवियस ईयर वाला जो टैक्स पेड है 30,000 टैक्स पे है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स में जो प्रीवियस ईयर वाला है 30,000, उसको आपको पेड मानना है। मतलब ऑपरेटिंग आप माइनस करेंगे सबसे नीचे, ऑपरेटिंग जो बनाएंगे सबसे नीचे माइनस करेंगे, ठीक है। और करेंट ईयर वाला है 34,000 रुपये, ठीक है। इसको आप प्रोविज़न मेड मानेंगे, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, ठीक है। तो ये जो कहाँ होगा, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे तो उस समय उसको ऐड करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय आप उसको ऐड करेंगे, ओके, 34,000 को। उसके बाद ये हो गया प्रोविज़न फॉर टैक्स, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अब ट्रीटमेंट कर देता हूँ। दूसरा, ये पहला हो गया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और असेट अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। और इसमें असेट अकाउंट भी बनेगा। कौन सा असेट है? मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट। तो इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बैलेंस ब्रोड डाउन दे रखा है 34, नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस ब्रोड डाउन दे रखा है 4 लाख रुपए, और सीडी में दे रखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन में 5,30,000 रुपये, ठीक है। असेट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन
एसेट में बैलेंस ब्रोड डाउन देख के रखा है, कहाँ गया, 15 लाख रुपए। और थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन में देख के रखा है 16,50,000 रुपये। ठीक है, इसमें ईयर जो है वो उल्टा कर दिया है, मतलब कि फॉर्मेट करेंट ईयर इधर कर दिया, करेंट ईयर इधर कर दिया, प्रीवियस ईयर इधर। तो बैलेंस देख लेंगे आप लोग बढ़िया से। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद नीचे बोल रखा है कि मशीन कॉस्टिंग 2 लाख, नीचे बोल रखा है कि मशीन कॉस्टिंग 2 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000, सोल्ड फॉर 1 लाख। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ कि मशीन का जो कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट है 2 लाख। ठीक है, माइनस कर लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000। ठीक है, अगर कोई सामान 2 लाख का है और उस पर आज तक 2 लाख 1,20,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है, 2 लाख का मान लो कटना, 2 लाख का सामान खरीदे थे, 1,20,000 डिप्रिसिएशन लगने के बाद 80,000 उसकी वैल्यू बची है। ठीक है, इसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000। उसको हम लोग बेच रहे हैं, तो 80,000 वाले सामान को बेचा गया है, सोल्ड फॉर 1 लाख। इसमें बोल रखा है सोल्ड फॉर 1 लाख। तो वाह भाई, ये तो फिर फायदा हो गया ना। 80,000 के सामान को 1 लाख पे बेच रहे हैं, यानी कि 20,000 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, इसके पास पोस्टिंग करना है और कहीं नहीं। तो बाय बैंक अकाउंट से सेल हो जाएगा यहाँ पे एसेट में, एसेट अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट सेल। सेल तो आपने 1 लाख कर दिया, इस 1 लाख बेचने पे प्रॉफिट भी हुआ, तो टू SPL प्रॉफिट ऑन सेल, 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 1,20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये। ठीक है, और यही वाला जो है ट्रांसफ़र होकर यहाँ आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो 2 लाख मशीन था उसको पूरी तरीके से डिस्पोज करना है। तो कैसे हो रहा है देखो, 15 लाख शुरू में था, 2 लाख का मशीन हटा तो 2 लाख कम होना चाहिए। तो कैसे हो रहा है देखो, 1 लाख का बेच दिए, देखो इधर डेबिट साइड बढ़ता है, इधर क्रेडिट साइड घटता है। ठीक है, 15 लाख में से 1 लाख कम हुआ, 1,20,000 कम हुआ, टोटल 2,20,000 कम हुआ, 2,20,000 कम हुआ, लेकिन मशीनरी था 2 लाख का। ठीक है, तो 20,000 इधर फिर बढ़ भी गया। ठीक है, 2,20,000 कम हुआ तो 20 ज़्यादा कम हुआ, तो इधर प्रॉफिट के रूप में 20,000 बढ़ गया। तो एक तरीके से अकाउंट जो है 2 लाख दोनों, समझ रहे हो ना, 2 लाख कम हुआ। ठीक है, 2 लाख कम हुआ, बस इतना। ठीक है, अब इसको टैली करके देखो कि किधर बैलेंस आता है, तो वो आप मतलब वो बनेगा। ठीक है, इसको मैं टैली करता हूँ, तो 5,30 और 1,20, तो इधर 6,40,000 हो जाएगा, 6,50,000, 6,50,000। ठीक है, 6,50,000, 4 लाख, और इधर से जो बैलेंस निकल के आएगा बाय SPL, तो इसको बोलेंगे करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन। ठीक है, करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन बोलेंगे, ये आ जाएगा 1,50,000, 2,50,000, 4 2 6 लाख, तो 2,50,000। ठीक, करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन, ये माइनस कहाँ होगा, ऑपरेटिंग में, ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में। ठीक है, ये माइनस होगा 250। बाकी इधर किसको बैलेंस अगर किया जाए तो 16,50,000 और 1,20,000 और 1 लाख, ये टोटल मिला के 18,70,000, 18,70,000 हो जाएगा। इधर बैलेंस निकलेगा इधर में, तो टू बैंक अकाउंट परचेस, ये परचेस निकल के आ गया। ठीक है, 3,50,000 का, 18,70,000 माइनस 15,20,000। ठीक है, 15,20,000, तो ये 3,50,000 का परचेज निकल के आ गया ये बैलेंस में। ठीक है, अब बता देते हैं कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। ये जो सेल होगा वो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट, ये जो यह निकला है प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा। ठीक है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये माइनस होगा। और ये बैंक अकाउंट परचेज इन्वेस्टिंग में अरे इन्वेस्टिंग में माइनस हो गया है। ठीक है ना, बस ये चीज़ें हैं, इसमें और कुछ नहीं है।
बस इतना सही तो इसमें तामझाम था। बाकी डिविडेंड का ट्रीटमेंट कर ही लोगे। 27 में प्रपोज डिविडेंड है तो बस प्रीवियस ईयर वाला ही प्रपोज डिविडेंड को पेड, और मतलब प्रपोज डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पर ऐड होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा बस, ठीक है। तो ये 28 से रिलेटेड थी एडजस्टमेंट। तो आई होप कि बाकी क्वेश्चन भी और बन जाएंगे। बाकी इधर कोई क्वेश्चन में खास नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर भी एनी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैश फ्लो को। नेक्स्ट में फंड फ्लो को स्टार्ट क्या किया जाएगा या फिर करेंगे, देखते हैं एज पर सिचुएशन, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।